नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, उसी के सिलसिले में मैं आप सभी के बीच ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हूँ। आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को। बात करते हैं ध्रुव तारे की, तो ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और रात्रि में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला तारा ध्रुव तारा है। प्राचीन समय से रात्रि में दिशा का सूचक भी रहा है। बात करते हैं ध्रुव तारे की, तो इसके अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सूर्य कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवधारणा का संबंध सतत विकास से है? बात करते हैं सतत विकास की। इसको जो है धाड़ी विकास के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास सतत विकास कहलाता है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो ये नियतिवादी, नवनियतिवादी, संभववादी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं नियतिवादी की, तो जिस विचारधारा में प्रकृति को सर्वोच्च माना गया हो वो जो है नियतिवादी कहलाता है। जैसे कि मनुष्य की तुलना में प्रकृति को सर्वोच्च मानना ही नियतिवादी कहलाता है। बात करते हैं संभववादी की, तो जिस विचारधारा में मनुष्य को सर्वोच्च माना जाए, प्रकृति की तुलना में मनुष्य को सर्वोच्च मानना संभववादी कहलाता है। और नवनियतिवादी, प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन को नवनियतिवादी कहते हैं और यही विचारधारा सतत विकास कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नवनियतिवादी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम मानव निर्मित है? बात करते हैं मानव निर्मित की, तो जो भी वस्तुएं मानव द्वारा बनाई गई हों वो मानव निर्मित कहलाती हैं और जो वस्तुएं हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं वे प्राकृतिक होती हैं। तो जैसे समुद्र हो गया, वन हो गया, नदी हो गया, ये सब हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, तो ये सभी प्राकृतिक हो जाती हैं। और बात करते हैं बगीचा की, बगीचा हो गया, प्लस यहाँ पे एक पूछता है बहुत ज़्यादा, एक्वेरियम, वो जो मछली पालन के लिए बनता है वो भी मानव निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। बगीचा जो है ये मानव निर्मित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इसका आंसर ए होगा। ऊर्जा का पिरामिड कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे हो जाते हैं हरे पेड़ पौधे जिनको उत्पादक कहते हैं, यहाँ पे वो आते हैं, यहाँ पे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता और सबसे लास्ट में यहाँ पे अपघटक आ जाते हैं। और हरे पेड़ पौधे ये जो उत्पादक होते हैं, इनसे जो है ऊर्जा का स्थानांतरण जो प्राथमिक उपभोक्ता में होता है वो 10% होता है। ये जो इनके जितने भी ऊर्जा होते हैं वो उनकी ऊर्जा का 10% ही इनको प्राप्त होता है। तो इसका जो नियम है, ये क्वेश्चन बनता है कि 10% ऊर्जा के प्रवाह का जो नियम है वो किसने दिया है? तो वो लिंडेमान महोदय ने दिया है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घटक अजैविक नहीं है? अजैविक नहीं है मतलब कि जैविक है। तो यहाँ पे बात करते हैं घटक की, तो घटक दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक मतलब जो सजीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, जैसे वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, अपघटक हो गए, ये सभी सजीव होते हैं। यहाँ बात करते हैं निर्जीव की, तो वायु, जल, मृदा, सूर्य, ये सभी जो हैं ये हमारे निर्जीव हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अजैविक घटक नहीं है मतलब कि जैविक है, तो ये वायु, मृदा, जल, ये सभी के सभी जो हैं ये निर्जीव हैं, अजैविक हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अजैविक नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है? बात करते हैं एलपीजी की, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है, मतलब यहाँ पे निगेटिव पूछा है। तो यहाँ पे यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसका उच्च कैलोरी मान होता है, यह नीली लौ से जलती है, यह मीथेन का उत्सर्जक है। तो यहाँ पे पूछा है कि एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है,
तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये मीथेन का उत्सर्जक नहीं है। मीथेन जो है वो बायोगैस से निकलती है और धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है और जानवर लोग जो जुगाली करते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मकर रेखा है। बात करते हैं मकर रेखा की। 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। बात करते हैं मकर रेखा की। तो ये हमारी पृथ्वी है। ये दो भागों में अगर हम बांट देते हैं इसको, तो ये जो है ये रेखा, इसको ही भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको 3 नाम से जाना जाता है: 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो है ये कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तर में ये कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में ये जो है हमारी मकर रेखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? मकर रेखा है। तो मकर रेखा हमारी यहीं पे है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री साउथ पूछा है ना, ये मकर रेखा पूछा है, मकर रेखा साउथ में है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? बात करते हैं जैव विविधता की, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी जैव विविधता कहलाते हैं। जैव विविधता शब्द पहली बार अगर पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया, तो वो ग्राहम रोजिन महोदय हो जाएंगे। और यदि पूछा जाए कि इस शब्द का स्पष्टीकरण या संकल्पना किसने किया, तो वो विल्सन महोदय हो जाएंगे और इसी कारण इनको इनका जनक भी कहा जाता है। बात करते हैं विल्सन महोदय की, तो इन्होंने जैव विविधता शब्द का स्पष्टीकरण किया, इसी कारण इनको इनका जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता का जनक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विल्सन महोदय की। बात करते हैं मेंडल की, तो आनुवंशिकता का नियम भी इन्होंने दिया है और मटर के दाने पर प्रयोग, मटर के पौधे पर प्रयोग मेंडल महोदय ने किया है। सलीम अली की बात करते हैं, तो ये एक पक्षी वैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, सुरमा घाटी में, साइलेंट वैली में। बात करते हैं सर्वाधिक जैव विविधता की, तो ये दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में, ये पश्चिमी घाट पे केरल राज्य में, यहाँ पे एक साइलेंट वैली नामक स्थान पे, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली में। बात करते हैं यहाँ पे फूलों की घाटी की, तो ये सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए इसका राइट आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने, टेंसले ने, लिंडेमान ने, ल्यूवेनहॉक ने। बात करते हैं पारिस्थितिकी शब्द की, तो इसका जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो अर्नेस्ट हेकल महोदय ने किया था। यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वहाँ पे हो जाएगा टेंसले महोदय ने। और लिंडेमान की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने 10% ऊर्जा के प्रवाह का नियम जो है वो लिंडेमान महोदय ने दिया था। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल महोदय ने किया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को पहचानिए। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, ये सही है। ये वातावरण से CO2 लेकर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये भी सही है। ये परपोषी होते हैं, नहीं ये परपोषी नहीं होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे हमसे आंसर निगेटिव ही पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। शैवाल और कवक का सहजीवन लाइकेन है, ये भी सही है। बात करते हैं लाइकेन की, तो ये वायु प्रदूषण की जांच में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये परपोषी नहीं होते हैं। परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मृतोपजीवी है? निम्न में से कौन मृतोपजीवी होते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से सभी। बात करते हैं उत्पादक की, तो जो स्वपोषी होते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और बात करते हैं उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता
परपोषी जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। और अपघटक की बात कर लेते हैं तो मृतोपजीवी ही अपघटक कहलाते हैं। मृत जो मतलब जो मर चुके होते हैं, जो उन पर निर्भर होते हैं, वही हमारे मृतोपजीवी कहलाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो वो गिद्ध को। गिद्ध जो होते हैं मरे हुए जीव जंतु खाते हैं, तो उससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होने से बच जाता है, तो इसीलिए उनको पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा WWF का पूर्ण रूप क्या है। मतलब कि यहाँ पे पूछा है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है। विश्वव्यापी कोष, विश्व युद्ध कोष, विश्व वन्यजीव कोष, विश्व निगरानी कोष। तो WWF का पूर्ण फुल फॉर्म जो होता है ये है विश्व वन्यजीव कोष। ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका मुख्यालय यदि पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के किस शहर में है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसे जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तटीय वर्षावन, लतावन, अमेजन वर्षावन। बात करते हैं पृथ्वी के फेफड़े को, तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अमेजन वर्षावन ये कहाँ मतलब स्थित है, ये ब्राज़ील में स्थित है। यदि पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये अमेजन नदी के किनारे स्थित है। अमेजन नदी कहाँ पर स्थित है, तो अमेजन नदी ये जो हमारी पृथ्वी है ये भूमध्य रेखा है, तो अमेजन नदी इसी भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। और पृथ्वी पर यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता यही भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। इसे हम 3 नामों से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो अब पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात कर लिया है, तो भारत में पश्चिमी तट पे यहाँ पे केरल राज्य के साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, अमृत क्रांति। बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। और इसका नाम मतलब कि श्वेत क्रांति का जो दूसरा नाम है उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है, तो वो वर्गीज कुरियन है। यदि पूछा जाए वर्गीज कुरियन का जन्म कब हुआ था, तो वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर को हुआ था। और इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं यहाँ पे हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जी हैं और भारत में MS स्वामीनाथन हैं। और इसका जो संबंध है हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। तो भारत में इसका संबंध यदि पूछा जाए तो वो गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। और यदि भारत के किन राज्यों में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब यहाँ पे गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। और यहाँ पे बात करते हैं इंद्रधनुष क्रांति को, इसको सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और अमृत क्रांति, इसका संबंध जो है वो नदी जोड़ो परियोजना से है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में हमने 15 क्वेश्चन ही लिए थे। 15 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।